हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ने एक लेक्चर वास्तविक संख्याएं के ऊपर पढ़ लिया है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के लिए। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमने जो पुरानी बात की थी पहले वो थोड़ी सी कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। कुछ संख्याएं ऐसी जिनको प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है, जिसे एक से लेकर अनंत की ओर वाली। एक से स्टार्ट होती, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें जीरो शामिल होता है। एक से अनंत की ओर जो संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं, और जीरो से अनंत की ओर जो संख्याएं वो पूर्ण संख्या है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दो प्राकृत संख्या है या नहीं है, तो आप कह देंगे कि हाँ, दो प्राकृत संख्या है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए क्या दो पूर्ण संख्या है, तो आप कह देंगे कि हाँ, दो पूर्ण संख्या है। आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या जीरो प्राकृत संख्या है, तो आप कहेंगे जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। क्या जीरो पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे जीरो पूर्ण संख्या है। क्लियर? इसके अंदर एक और दो के बीच की संख्याओं को शामिल नहीं करते हैं, जैसे कि 1.1, 1/2, है ना, इस प्रकार की संख्याओं को इसके अंदर शामिल नहीं करते। क्लियर है कहानी? अब बात कर रही थी हमने पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है? इसके अंदर माइनस अनंत की ओर भी चल जाएंगे, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाएगी। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, और शून्य भी शामिल होगा। तो यह क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। कभी कभी प्रश्नों में हमको देखने को मिलेगा धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक आपके एक से लेकर अनंत की ओर वाला, है ना। केवल इन पूर्णांकों में धनात्मक वाले भाग को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अर्थात प्राकृत संख्याएं ही एक प्रकार से क्या कहलाती है? आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। इस चैप्टर में जो हम वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं और आगे चल के जो सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की। देखिएगा, परिमेय संख्याएं की हमने बात की थी कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती। अब P/Q का अर्थ क्या है? जैसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, 5/7 है, 2/3। अर्थात हम कह सकते हैं जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 2/3, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या। लेकिन एक स्थिति ऐसी है, नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है Q ≠ 0, है ना। तो नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यही परिमेय संख्याएं की बात है ना। अब आपने सर के 2 लिख दिया हमने, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और बात ये आती है कि ये P और Q सदैव क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक से अर्थ इसी के अंदर से मिलने चाहिए, है ना। अब आपके अपन ने बात कर ली, जैसे कि सर हमने लिख दिया √3/2, तो क्या ये परिमेय संख्या है? इसको भी तो भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो ऊपर वाला P है ये आपके पूर्णांक में से नहीं है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर देखना आपके पास में कहीं भी √3 नहीं मिला था। 3 तो मिला था, लेकिन √3 का मान होता है 1.732, जो कि इसके अंदर नहीं आता है, दशमलव वाली संख्याओं को शामिल नहीं करते। तो फिर ये √3 काय के अंदर आ जाएगा? अपरिमेय संख्या के अंदर। किसके अंदर? मतलब कि वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या को निकाल दो तो क्या बचती है आपके पास में? अपरिमेय संख्या बचती है। तो अपरिमेय भी समझ में आ गई। तो सर फिर वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं, दुनिया की सभी संख्याएं, √3 को ले लो, 2 को ले लो, 5 को ले लो, 0 को ले लो, किसी को भी शामिल कर लो, वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। और वास्तविक संख्याओं में कौन कौन है? एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्याओं में से अपरिमेय को अलग कर दो तो अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं में से अपरिमेय को अलग कर दो तो बची हुई परिमेय। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके समझ में आएगी। इस वीडियो को एक बार रिटर्न करके भी देखना, आपको ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी, तभी हम आगे की बात कर सकें। अब हम आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, इसका कथन लिख देता हूं दोस्तों पहले। ये आपकी कहती है दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर AC अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार
विद्यमान हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है आपका वो आपके 0 से तो बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। सब ऊपर से गया सर, आपने क्या लिखा, बुक में लिखी हुई है ये, इसलिए मैंने भी लिख दी, है ना। इसको समझना आसान परिभाषा, दो धनात्मक पूर्णांक, है ना, a और b। धनात्मक पूर्णांक आप जानते हो 1 से लेकर अनंत तक की बात, उसमें से कोई दो संख्याएं ऐसी है जो आपको दी हुई है और उसको हल करने पर आपको दो ऐसी पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है ना, q और r, जिनके मध्य में संबंध क्या आता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर का आता है ना। ये किसने कही, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको आसान तरीके से समझें तो आप भाग देना जानते हैं, भाग देना इस प्रकार से है, अंदर क्या आता है आपके पास में, भाज्य आता है, बाहर क्या आता है आपके पास में, भाजक आता है, यहाँ पर आपके पास में भागफल, और इसको हल करने पर यहाँ जो मिलता है वो क्या आता है, शेषफल। तो इस भाज्य को ही हम a कह रहे हैं, इस भाजक को ही b कह रहे हैं, भागफल को ही q कह रहे हैं और शेषफल को ही r। रिमाइंडर क्लियर कहानी। तो इन्हीं के मध्य में संबंध है, हमको दी क्या हुई होती है, एक तो a और b, तो यही तो कह रहा है ये प्रश्न। देखो क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b आपको दिए रहने पर, इनको हल करने पर दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है अद्वितीय, एक तो q और एक r। इस प्रकार प्राप्त होती है कि इन चारों के मध्य क्या संबंध बनता है, a बराबर बी क्यू प्लस, इसे हिंदी में लिखूं तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है ना। अब हम बात कर लें कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है, r का मान दे रखा है, जो r आपको शेषफल मिलेगा वो 0 भी मिलता है ना कभी कभी, तो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा जाकर कहाँ तक जाएगा, b तक जाएगा, b भी नहीं हो सकता, मतलब b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आपके भाजक से छोटा होना चाहिए। देखिए हम भाग लगा के देखते हैं कि हमने 20 में भाग लगाया, मान लो 4 का भाग लगाया है, तो 4 और 5 20 आ गया, आंसर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग 4 का ही भाग लगा रहे हैं, किसमें, 21 में भाग लगा रहे हैं, तो 4 और 5 20, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। देखो 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। हम लोग ने भाग लगा दिया 4 का 22 में, है ना, तो 4 और 5 20, शेषफल कितना आ गया, 2, बड़ा आ गया। हाँ, फिर हमने भाग लगा दिया 23 में 4 का, 4 और 5 20, शेषफल कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। बढ़ता जा रहा है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। फिर हमने भाग लगा दिया 4 में किसका, 24 में किसका, 4 का। तो देखिएगा, तो हमने भाग लगाया तो हमारे क्या स्थिति बनेगी, 4 छंग 24, वापस से शेषफल कितना आ जाएगा, 0। लेकिन आपने देखा होगा 4 नहीं आया, मतलब कि b कभी भी नहीं आएगा, b से छोटा ही आएगा, b से क्या आएगा, छोटा ही आएगा r का मान, या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बड़ा कहाँ तक, b के बराबर, b के बराबर भी नहीं पहुंचेगा, b से वापस से क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो यही तो बात कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान हो कि a बराबर बी क्यू प्लस r, यही क्या कहलाती है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। क्लियर है। अब आपको यदि ये प्रमेय का समझ में आई हो तो इसी का उपयोग करके हम एक एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम नाम आएगा आपके, जिससे आपको HCF निकालना होगा, वो क्या कहलाएगी, आपकी एक विधि, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किसी कठिन समस्या को हल करने की विधि आपकी क्या कहलाएगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगी। तो हम इस एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। देखेंगे उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, 4052 और 12576 का HCF तो आप जानते हैं, आपने अभाज्य गुणनखंड से निकालना सीखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड से नहीं करना है, अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है ना, उसका उपयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि करेंगे, उसकी सहायता से हमको इसको हल करना है। अब ये एल्गोरिथम कैसी है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे इस उदाहरण के आधार पर ही हम लोग हैं। तो देखेंगे जो आपकी बड़ी संख्या हो इन दोनों में से उस बड़ी को अंदर लिख लें, जो आपकी बड़ी संख्या हो उसको तो कहाँ लिख लेंगे अपन, अंदर लिख लेंगे। भाज्य और भाजक लिखते हैं ना हम, भाग लगाना तो आता ही है आपको, भाग लगाएंगे तो 12000
576 को अंदर लिख लेंगे और बाहर किसको लिख लेंगे 4052 को। थोड़ी सी लंबा क्वेश्चन है तो देखते रहिएगा ना, बाकी तो फिर छोटे छोटे। तो इसको करने के लिए हम देखो इसको यहाँ साइड यहाँ करते जाएंगे और नीचे नीचे चरण लिखते जाएंगे ना, जो मैं आपको इस पेज में लिखता हूँ। चरण नंबर फर्स्ट कुछ चरणों में होता है ना, चरण नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास में क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो वही प्रमेय काम में ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ मैं ना, बिल्कुल वही प्रमेय आपके यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। चरण नंबर फर्स्ट यानी कि अब पहला वाला हम लोग भाग लगाने जा रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो भाग लगा रहे हैं तो भाग लगाएंगे, तो देखो 4052 है, ये 12576 है, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 बार में लगेगा। 3 का गुणा करो, 3 दूना 6 है, 3 पंचो 15 की 5 हासिल का 1, 3 1 का 1 और 3 चौक 12, 12156। आप लोग साइड में लगा लेना, गुणा करके देख लेना, ठीक है। इसको घटाएंगे 0 2 4 और यहाँ पर 0 कट्टा। क्लियर है कहानी। तो 420 हमारा क्या आया, शेषफल आया। अब देखना यहाँ अंदर क्या है, भाज्य है, भाजक है, भागफल है और ये शेषफल है ना, ए बी क्यू और आर। बस इसको यहीं पर लिखना है इनके नीचे। भाज्य कितना है आपका, देखो यहाँ से देखेंगे हम लोग। देखो इसको मैं आपको फोल्ड कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा हैं। आपके यहाँ से देखेंगे अपन, आपका जो भाज्य है वो कितना है 12576 बराबर भाजक कितना है 4052 इंटू भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 420। अब हमको यहाँ जो देखने वाली बात है वो देखेंगे क्या शेषफल 0 आया नहीं आया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0। यदि r 0 आ जाता तो अपना सवाल समाप्त हो जाता। ध्यान रखना, जब तक करते रहेंगे जब तक r 0 नहीं। r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए चरण वापस से क्या हो जाएगा आपका, अगला चालू हो जाएगा है, अगला चरण करेंगे। लेकिन अब अगले चरण में क्या करेंगे हम लोग, देखना अब यहाँ समझना। अगले चरण में ये बाहर रह जाएगा और अंदर कौन आ जाएगा, ये उठ के अंदर आ जाएगा 4052। क्लियर कहानी, ये अंदर आ जाएगा। तो अब इसमें इसका भाग लगा देंगे। समझ में आया, कुछ भी नहीं करा मैंने, शेषफल को बाहर रख लिया और इसको अंदर लिख लिया है ना। बस ये चीज़ समझ में आ गई आपके, तो आपके सवाल हो गए। अब इसमें भाग लगाएंगे 420 में 4052 का, तो 4 × 40 4000, तो 9 बार में समथिंग कितनी बार में लगेगा 9 बार में। 0 के 0, 9 दूना 18 की 8 हासिल का 1, 9 चौक 36 हाँ और 1 37, 3780। इसको घटाएंगे यहाँ पर तो 2 15 बन जाएंगे। 15 में से 8 जाएंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, सॉरी 7 बचेंगे हाँ। 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे। फिर यहाँ पर इधर से उधार लेंगे, 10 हो जाएंगे, 9 हो गए ना। अब तो यहाँ पर 1 इसको भी दिया था, तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएंगे। तो इस बार देखो भाज्य कितना है 4052, भाजक कितना है 420, भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना है 772। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, सेम ऐसी की ऐसी कहानी आगे की ओर चलाएंगे। तो देखना, तो इस चरण 2 में आपका जो भाज्य है, तो भाज्य तो कितना है इस बार आपका 4052, बराबर की जगह बराबर। भाजक कितना है आपका 420 इंटू भागफल कितना है 9 प्लस शेषफल कितना है 272। समझ में आ गया ना। अब इस वाले भाग के हिसाब से सेटअप करना है हम लोगों को, कर लिया हम लोगों ने। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या शेषफल 0 आया नहीं आया, तो फिर लिखेंगे क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सवाल आगे करना पड़ेगा। बस इस सवाल को करते ही रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आए। फिर इसको देखेंगे यहाँ पर लेंगे हम, इस बार अंदर कौन आ जाएगा 420 आ जाएगा। ये मत ले लेना है ना, ये ऐसे ये वाला उठ के अंदर आता जाएगा और आपके भाग लगता जाएगा। तो अंदर कौन आ गया 420, भाग लगाओ, एक बार लगेगा 272, 2 बार में तो बाहर निकल जाएंगे हम 420 के। आगे चलते हैं, 10 में से 2 गए 8 बचे, 11 में से 7 गए 4 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा। क्लियर कहानी। फिर लिखेंगे यहाँ पर चरण नंबर 3 में, यह आपका चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में इस बार देखेंगे आपके भाज्य भाजक क्या है ना। भाज्य तो है 420 बराबर भाजक कितना है आपके पास में, यहाँ पर भाजक है 272 इंटू भागफल 1 आया प्लस शेषफल 148 आया। क्या शेषफल 0 आया नहीं आया। डरना नहीं है, बड़ा सवाल है, बहुत ही आसान है। r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अगला चरण करेंगे हम लोग चरण नंबर 4।
है। इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में भी लिखना है इसको व्यवस्थित रूप से। चरण नंबर अगले में क्या करेंगे, अब अंदर कौन आएगा आप ही बताएं जल्दी से, 272, ठीक है। 148 का 272 में 148 का क्या लगाना है हमको, भाग लगाना है। 148 दूना है ना 300 के समथिंग पहुंच जाएंगे हम लोग, 14 दूना 28, 280, तो ज़्यादा बाहर जा रहे हैं यहीं पर हम तो एक बार ही लेना पड़ेगा। फिर यहाँ कितना आएगा 148 आएगा। इसको घटाएंगे हम यहाँ पर, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 17 थे, सॉरी 7, एक इसको उधार दे देता, 6 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचे। वापस से लिखेंगे वही आपके भाज्य भाजक भागफल, हाँ। तो मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दे रहा हूँ अब आपके, ताकि दिक्कत ना आए, हाँ। वापस से लिखेंगे चरण नंबर अगले के अंदर। अब आपके देखो यहाँ पर भाज्य कितना है आपका 272 बराबर भाजक कितना है आपका 148 इंटू भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 124। क्लियर है ना कहानी, समझ में आ जाना चाहिए बात आपको। क्या शेषफल 0 है, क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए चरण नंबर कितना करेंगे हम लोग 5 भी हल करेंगे। कर लेते हैं हल चरण नंबर 5 को भी। तो चरण नंबर 5 हल करेंगे तो वापस से देखो भाग लगेगा यहाँ पर, तो भाग लगेगा तो अंदर कौन आएगा 148, तो एक बार जाएगा वापस से 124। शेषफल कितना बचेगा अपने पास में, 8 से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 1 में से गया खत्म। फिर लिखते हैं अपन भाज्य तो 148 है ना, बराबर भाजक कितना है आपके पास 124, भागफल 1 और प्लस शेषफल आपका 24। क्या r 0 है, क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए चरण नंबर कौन सा होगा आपके, छठा भी हल होगा। चरण नंबर छठा, इसको मैं देखो यहाँ पर इधर साइड में जा रहा है, इसको इधर लिख लेता हूँ। 24 तो यहाँ है, अब अंदर कौन आ जाएगा आपके जल्दी बताओ, 124 उठ के यहाँ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया, तो 124 यहाँ आ गया। तो 24 का हम लोग भाग लगाएंगे 124 में, तो समथिंग आप लगा के देखना 5 बार में जाएगा, 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 दूना 10 और 2 12। क्लियर है कहानी। इसको घटाएंगे तो आंसर बचेगा आपके पास में 4। फिर वापस लिखेंगे 124, 24, 5 और 4, 124 बराबर में 24, भागफल 5 और शेषफल 4। क्या 4 शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वापस से चरण नंबर कौन सा होगा आपके यहाँ पर 7 हल करना पड़ेगा। तो देखेंगे अब बस होने ही वाला है ना। अब देखो अंदर अब कौन आ जाएगा, अंदर 24 आ जाएगा है ना, तो 4 छंग 24, शेषफल कितना आ गया 0, 24 4 60, 24 भाज्य कितना है 4 है, भाज्य 24 हो गया, भाजक 4 हो गया, इंटू भागफल कितना हो गया 6 हो गया, प्लस शेषफल कितना हो गया 0। चूंकि r इज इक्वल टू क्या हो गया 0, देखिए हर बार नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, r क्या आ गया 101% आपके r का मान 0 आएगा, तभी आपका सवाल सही चल रहा है एक स्थिति में। तो r का मान जैसे ही आपके 0 हो जाए, तो इसलिए HCF, अब डायरेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ से हमको, विभाजन एल्गोरिथम ऐसी है ना, जैसे ही r 0 होगा, आपका जो यहाँ पर b है, आपका जो यहाँ पर भाजक है, यही आपका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा HCF। नहीं समझ पाए, जैसे ही शेषफल 0 हो तो ये जो भाजक होता है यही आपका क्या कहलाता है HCF। जिस स्थिति में शेषफल 0 होगा, उस स्थिति में जो भाजक होगा ना, वो आपका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो ये रही आपकी विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने 7 चरण करे, जब जाके आपका शेषफल 0 आया, और जैसे ही शेषफल 0 आया तो उसका जो भाजक है वही आपका क्या कहला गया HCF, महत्तम समापवर्तक। अर्थात आप कह सकते हैं कि 12,576 और 4,052 का HCF कितना है 4 है। क्लियर है कहानी। तो दोस्तों आपको सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवर्स लेकर जाएं और इसे अच्छे से समझें। इसी पर आधारित हम लोग और प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके HCF निकालना दिया हुआ है, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वो सवाल तो छोटे छोटे है ना, ये थोड़ा सा लंबा दिया हुआ था, वो बहुत ही आसानी से और छोटे छोटे सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।